नमस्कार साथियों, चलते हैं हम बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपके 1200 क्वेश्चंस हो चुके हैं कंप्लीट। आपको 8000 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, जिसमें ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे के जितने भी एग्जाम हैं, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? तो वो अस्थि बंध के कारण जुड़ी रहती हैं। लिगामेंट्स होता है, उससे हमारे शरीर की जो हड्डियां जुड़ी रहती हैं, लिगामेंट्स से जुड़ी रहती हैं। हड्डियों को जोड़ता कौन है? तो कौन जोड़ता है? स्नायु बंधन। स्नायु बंधन से ही हड्डियां जुड़ी रहती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ये ग्रुप डी में क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं, जिसे कहा जाता है। तो जिसे कहा जाता है वो स्नायु बंधन या स्नायु। स्नायु के द्वारा ये हड्डियां जुड़ी रहती हैं एक दूसरे से। रिक्त स्थान एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, तो मानव हड्डी का जोड़ मैक्रो नहीं है। हड्डी का जो जोड़ होता है वो बॉल और सॉकेट की तरह जुड़ा रहता है, और ग्लाइडिंग हड्डियों में होती है, और सैडल मैक्रो नहीं होता है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे मजबूत जो हड्डी है वो जांग की हड्डी होती है, सबसे मजबूत। कौन सी? जांग की। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ये आरआरबी जेई का क्वेश्चन आया हुआ है। छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? जो हमारी छाती के आसपास की हड्डियां होती हैं उन्हें रिब्स कहा जाता है। रिब्स, जिन्हें पसलियां कहते हैं। ये रिब्स पसलियां लंबी चापदार हड्डियां होती हैं। इनसे पसली मिंजर बना होता है, पिंजर जिसे पिंजरा कहते हैं। ये वक्ष गुहा को सुरक्षित रखती हैं हमारी। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी है? तो अक्षीय हड्डी ये कौन सी है? कंधा। जो हमारा कंधा होता है वो एक अक्षीय हड्डी होती है, यानी एक्सल बोन। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी में ये आया हुआ था। तो अक्षीय कंकाल का वह हिस्सा है जी, जिसमें कपाल, मेरुदंड, पसली और जो सिर की हड्डियां होती हैं, तो और कशेरुकाओं की जो ट्रंक शामिल है, वो कंधे की हड्डी अक्षीय हड्डी नहीं है, वो कंधा। कपाल है, मेरुदंड है, पसली, ये तीनों अक्षीय हड्डी हैं। कंधा अक्षीय हड्डी नहीं है। रीढ़ को क्या कहा जाता है? तो रीढ़ की हड्डी को और क्या कहा जाता है? मेरुदंड भी कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड भी कहा जाता है। जांघ की हड्डी को फीमर कहा जाता है। पसलियों को रिब्स कहा जाता है। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं? जो अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं तो वो दिल में होती हैं। मानव शरीर के दिल में अनैच्छिक मांसपेशियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। मांसपेशियों की हड्डियों से जोड़ता है, तो मांसपेशियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है? वो सिरा जो होता है, सिरा जोड़ता है। धमनियों में बहता है कौन सा? शुद्ध रक्त, और सिराओं में बहता है हमारा अशुद्ध रक्त, जो अशुद्ध होता है। तो सिरा मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती हैं, जो बना है। तो ये क्या बना है? कैल्शियम और फास्फोरस से बना है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम और फास्फोरस। मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है? तो मांसपेशियों से जो उत्पन्न बल होता है तो उसे पेशी बल कहा जाता है। उसे पेशीय बल कहा जाता है।
मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल। स्वैच्छिक मांसपेशियां किसमें विद्यमान होती हैं? तो जो स्वेच्छा से मांसपेशियां विद्यमान होती हैं वो हाथ में होती हैं, क्योंकि हाथ ही स्वेच्छा से कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को क्या मुलायम करती है? तो जो ज्वाइंट होता है तो उसकी हड्डी की सतह को ये कार्टिलेज मुलायम करती है। कौन करती है? कार्टिलेज। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। हड्डी की सतह को कार्टिलेज मुलायम करती है। अस्थि कोशिकाएं एक दृढ़ आव्यूह में अंतः स्थापित होती हैं, जो किससे बनी होती हैं? तो वो कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम और फास्फोरस से ये अस्थि कोशिकाएं ये बनी होती हैं। कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? तो हड्डियों के लिए खनिज आवश्यक है वो है कैल्शियम। जब भी हमारी हड्डी कमजोर होती है तो वो कैल्शियम की गोली आती है, उसी से हमारी हड्डियों को मजबूत बनाया जाता है। ये खनिज है हड्डियों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है कैल्शियम। मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशी भी कहा जाता है। हाँ, तो मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशी कहा जाता है। वो ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं। जो ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं उन्हें कंकाल मांसपेशी भी कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिपेडियस होती है। स्टेपेडियस जो हमारी सबसे छोटी मांसपेशी होती है मानव शरीर की। जो हड्डी कान की हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे शरीर की, कान की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियां शरीर के सभी अंगों में रक्त पंप करके पहुंचाने में हृदय की सहायता करती हैं, जिसमें लयबद्ध संकुचन और विश्राम की आवश्यकता होती है। तो विश्राम की आवश्यकता होती है वो कार्डियक मांसपेशियां जो होती हैं वो शरीर के सभी अंगों में रक्त पंप करके पहुंचाने में हृदय की सहायता करती हैं, वो कार्डियक मांसपेशी होती हैं। न्यूनतम अधात्री यानी मैट्रिक्स वाला एक संयोजी ऊतक है। तो न्यूनतम अधात्री वाला एक संयोजी ऊतक है तो वो है आपका स्नायु। स्नायु न्यूनतम अधात्री वाला एक संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। धारीदार पेशियां होती हैं। तो धारीदार पेशियां कैसी होती हैं? वो आपकी बहुनाभिक होती हैं। धारीदार पेशियां बहुनाभिक होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो हृदय की गति को बढ़ाता है अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए? तो ये है हमारा हार्मोन एड्रेनलाइन। एड्रेनलाइन जो हमारी हृदय की गति को यानी धड़कन को सबसे तेज कर देता है, जो एड्रेनलाइन हार्मोन्स होता है। कान के अंदर कंपन 3 हड्डियां करती हैं जो उसके द्वारा परिवर्तित होता है। जैसे किनके बीच? तो वो होता है आपका हैमर, एनविल और स्टिरप। हैमर, एनविल और स्टिरप बीच वाले कान में होती हैं। वो 3 हड्डियां कंपन होती हैं, वो उनके द्वारा परिवर्तित होता है। हमारे कानों में इसकी उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार की संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। तो कानों को मोड़ा जा सकता है तो किसकी उपस्थिति के कारण जो होता है? तो ये उपास्थियां जो होती हैं, उपास्थियों की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है
इसके कारण कानों को मोड़ा जा सकता है। मध मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या हैं? जो हमारे कान में जो मध्य कान होता है उसमें 3 हड्डियाँ होती हैं, तो उसका हड्डियों का नाम क्या है? तो वो है आपका हैमर, एनविल और स्टरप। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है। तो ऐसा कौन-सा भाग है मांसपेशियों का जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है? तो वो कहलाता है आपका एक्टिन। क्या कहलाता है? एक्टिन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में द्विरिसक्ष मांसपेशियाँ कहाँ स्थित होती हैं? तो मानव शरीर में हमारे द्विरिसक्ष जो मांसपेशियाँ होती हैं, वो बाह्य भाग में होती हैं। बाँह में हमारी जो बाँह होती हैं, उसमें द्विरिसक्ष मांसपेशियाँ स्थित होती हैं। मायोसिन और एक्टिन क्या है? तो मायोसिन और एक्टिन मांसपेशी प्रोटीन है। ये एक प्रोटीन है, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन जो मांसपेशी प्रोटीन होता है। सार्कोलेमा वह झिल्ली है सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो किसको कवर करती है? तो मांसपेशीय तंतु को कवर करती है। ये सार्कोलेमा झिल्ली मांसपेशीय तंतु को कवर करती है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन-सा मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है? तो मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी कौन-सी नहीं है? तो वो आपकी एक्स नहीं है। हैमर ये हमारी शरीर में पाई जाती है हैमर हड्डी, स्टिरप पाई जाती है, एनविल पाई जाती है, ये नहीं पाई जाती। नी कैप को क्या कहा जाता है? तो नी कैप को आपको पलिया कहा जाता है। क्या? पलिया। नी यानी घुटना का जो कैप होता है, उसे कैप को पलिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन अस्थिबंध यानी लिगामेंट द्वारा जुड़े होते हैं? तो लिगामेंट द्वारा हड्डी से जुड़ी होती है, वो लिगामेंट के द्वारा ही जुड़ी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, हड्डी से। किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग हो जाता है? तो हमें मधुमेह रोग होता है, वो इंसुलिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तो हमें मधुमेह रोग हो जाता है इंसुलिन हार्मोन्स की कमी के कारण। मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन-सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, वो लार ग्रंथि नहीं है। जो हमारे लार में जो ग्रंथि पाई जाती है, वो लार ग्रंथि होती है। वो नहीं है हमारे अंतःस्रावी ग्रंथि की। पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, थायरॉइड ग्रंथि, ये अंतःस्रावी ग्रंथि के पार्ट हैं। निम्न में से कौन-सा डिंब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है? तो हार्मोन का एक उदाहरण है वो डिंब ग्रंथि, वो एस्ट्रोजन है। क्या है? एस्ट्रोजन जो होता है, वो डिंब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन का हमें निर्माण करना है, तो हमें आयोडीन की ज़रूरत पड़ेगी, आयोडीन की आवश्यकता होती है थायरॉक्सिन हार्मोन्स के निर्माण के लिए। जब कोई बहुक्रोधित होता है और शर्मिंदा या चिंतित होता है, तो उसे ऐसे में कौन-सा हार्मोन तनाव को समायोजित करने में शरीर की मदद करता है? तो जब कोई क्रोधित हो बहुत ज़्यादा और शर्मिंदा हो या चिंतित हो, तो उसे
एड्री एड्रीनलिन हार्मोन्स लेना चाहिए। वो शरीर की मदद करता है और आपको शांति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, एड्रीनलिन। निम्न में से किसे भूख हार्मोन्स कहा जाता है? क्योंकि यह भूख को उत्तेजित करता है और भोजन का सेवन बढ़ाता है और वसा के भंडारण में वृद्धि करता है। तो ये है आपका ग्रेलिन। जो ग्रेलिन होता है, ये भूख हार्मोन कहा जाता है ग्रेलिन को। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आँखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है ये कौन सा होता है हमारे बालों, त्वचा और आँखों के रंग के लिए? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी मेलानिन होता है जो। ये मेलानिन हमारे बालों, त्वचा और आँखों के रंग के लिए बहुत ही उत्तरदायी होता है। युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। तो उपस्थिति में बदलाव लाता है युवावस्था के समय, तो वो कौन लाता है? वो टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली जो बदलाव होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन के ही वजह से होते हैं। एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है? तो एस्ट्रोजन का मूल कार्य मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने के लिए होता है। जो मासिक धर्म चक्र होता है, उसको विनियमित करने के लिए एस्ट्रोजन का काम होता है। पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है? तो पुरुष जो मानव शरीर का अंग होता है वो एडम का एप्पल किसे कहा जाता है? कंठ, जो हमारे गले का कंठ होता है या जिसे कहते हैं टेंटुआ, वो हमारे गले का टेंटुआ होता है या कंठ, उसे एडम का एप्पल कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एनटीपीसी का। एडम का एप्पल कंठ या टेंटुआ को कहा जाता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन तत्व जो होता है वो हमारे लिए थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन्स है? तो कौन सा पशु हार्मोन्स है? ये इंसुलिन हार्मोन्स होता है जो, ये पशु हार्मोन्स है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, इंसुलिन हार्मोन्स। किस हार्मोन्स के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? तो एक साथ वृद्धि होती है, तो किस हार्मोन्स के स्राव के कारण हमारे हृदय की धड़कन में और श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? तो वो होती है आपकी एड्रेनालाइन के कारण। जो एड्रेनालाइन जो हार्मोन्स होता है, उसके स्राव के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है? तो कौन सा है प्रमुख महिला? वो है एस्ट्रोजन जो होता है, ये प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन्स है। मानव वृद्धि हार्मोन्स किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो मानव में जो वृद्धि होती है, तो किस हार्मोन्स ग्रंथि के स्रावित होने के कारण होती है? तो वो पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है, उसके अग्रभाग से मानव में वृद्धि होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग से। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, इसके स्रावित होने से। कौन सा हार्मोन्स शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को
नियंत्रित करता है। तो शरीर में रक्त शर्करा को स्तर को यानी नियंत्रित करता है। तो ये होता है हमारे जो होता है वो इंसुलिन हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं? इंसुलिन हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। मानव शरीर में इंसुलिन का क्या कार्य होता है? तो यह नियंत्रित करता है कि शरीर ग्लूकोज और वसा का उपयोग और भंडारण कैसे करता है। ये इंसुलिन हार्मोन्स का कार्य होता है कि हमारा शरीर ग्लूकोज को और वसा का उपयोग करता है और भंडारण तो वो कैसे करता है। इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? थायराइड अंतःस्रावी ग्रंथि है और अधिवृक्क अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक। और जो पीनियल जो ग्रंथि है वो अंतःस्रावी, लार ग्रंथि ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इनमें से कौन सा हार्मोन्स गर्भाशय के संकुचनों और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तारण को उत्तेजित करता है? तो कौन सा हार्मोन्स है? तो वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ये हार्मोन्स उत्तेजित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है जो हाइपोथैलेमस से एक पतले डंठल से लटकी हुई होती है? मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है। क्या? पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो वो कौन सी ग्रंथि है? तो वो पीयूष ग्रंथि है, जो अंतःस्रावी ग्रंथि है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन्स का उत्पादन करती है? तो इंसुलिन हार्मोन्स का उत्पादन कौन सी ग्रंथि करती है? तो वो आपकी अग्न्याशय जो होती है। तो अग्नाशय जो ग्रंथि होती है वो इंसुलिन हार्मोन्स का उत्पादन करती है। अग्नाशय ग्रंथि से ही इंसुलिन हार्मोन्स उत्पन्न होता है। इनमें से कौन सा हार्मोन्स मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो शर्करा की मात्रा को कौन सा हार्मोन्स नियंत्रित करता है? तो वो इंसुलिन हार्मोन्स होता है। इंसुलिन हार्मोन्स हमारे शरीर की रक्त में शर्करा जो होती है उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को क्या कहा जाता है? तो एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को युग्मनज कहा जाता है। एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को युग्मनज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयोडीन किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो आयोडीन थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसके लिए थायरॉक्सिन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि फूल जाती है और इसे गलगंड रोग कहते हैं। वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन वृषणों से हार्मोन स्रावित होता है। पुरुषों में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। कौन सा हार्मोन्स रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? तो कौन सा हार्मोन्स है जो रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? तो वो ग्लूकागॉन। जो ग्लूकागॉन होता है हार्मोन्स ये हमारे
रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है। मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि वो नहीं है, वो यकृत नहीं है। अधिवृक्क ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, शीर्ष ग्रंथि अंतःस्रावी है, पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी, यकृत एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ये भी एएलपी और टेक्नीशियन में आया हुआ क्वेश्चन था। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, आयोडीन। इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावण किससे होता है? तो वो अग्नाशय से होता है। अभी-अभी बताया हमने कि इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावण अग्नाशय ग्रंथि से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अग्नाशय ग्रंथि। थायरॉइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो थायरॉइड ग्रंथि, थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स होता है वो थायरॉइड ग्रंथि से उत्पन्न होता है। और थायरॉइड ग्रंथि किस भाग में उपस्थित होती है? तो गला में होती है। हमारा जो गला होता है उसमें थायरॉइड ग्रंथि उपस्थित होती है। इंसुलिन किसे विनियमित करता है? तो किसे विनियमित करता है इंसुलिन? वो रक्त शर्करा का स्तर जो होता है उसे विनियमित करता है इंसुलिन हार्मोन्स। रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? वो इंसुलिन हार्मोन्स का उत्पादन अग्नाशय में होता है। जो अग्नाशय ग्रंथि होती है वहाँ इंसुलिन हार्मोन्स का उत्पादन होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को और क्या कहा जाता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को वाहिनीहीन ग्रंथि कहा जाता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को वाहिनीहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती हैं, जिसे वे नलिका विहीन ग्रंथियां कहलाती हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियां और मानव शरीर में जो विभिन्न भाग होते हैं स्थित हार्मोन्स होते हैं, जो स्रावित करने वाली कोशिकाएं होती हैं, वो मिलकर अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करती हैं। इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? तो इंसुलिन हार्मोन्स द्वारा मधुमेह बीमारी का उपचार किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, मधुमेह। निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ में से कौन सा अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है? तो अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन्स स्रावित होता है। जो एक रासायनिक पदार्थ में से जे स्रावित होता है वो अग्नाशय ग्रंथि से। निम्नलिखित का सही क्रम से मिलान करें। ये हार्मोन से दिए हुए हैं और ये स्रावी ग्लैंड दिए गए हैं, तो इनका मिलान करना है हमें। तो क्या हो जाएगा? कोलीफ के हार्मोन्स किससे हो जाएगा? इसका हो जाएगा पैराथायरॉयड ग्रंथि। जो कोलीफ के हार्मोन्स होते हैं वो पैराथायरॉयड ग्रंथि स्रावी होते हैं। एक और जो एल्डोस्टेरोन एल्डोस्टेरोन होते हैं वो अधिवृक्क ग्लैंड होते हैं। क्या होते हैं? अधिवृक्क होते हैं। और जो प्रोलैक्टिन होते हैं वो पीयूष ग्लैंड होते हैं। प्रोलैक्टिन क्या होते हैं? पीयूष ग्लैंड होते हैं। और जो मेलाटोनिन होता है, तो ये मेलाटोनिन ये होता है पीनियल ग्लैंड। क्या होता है? पीनियल ग्लैंड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पी का तीसरा, ये सही है। क्यू का
ए है, ये सही है। प्रोलैक्टिन का डी, आर का डी, एस का बी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेव रोग थायराइड में से वृद्धि के कारण किसके अतिस्राव के कारण होता है? तो जो ग्रेव रोग होता है, ग्रेव रोग थायराइड में किस वृद्धि के कारण, किसके अतिस्राव के कारण होता है? तो वो आपका थायराइड हार्मोन्स के अतिस्राव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? तो ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? तो वो टोमेटोस्टेटिन, टोमेटोस्टेटिन जो होता है, ये हार्मोन्स ग्लैंड पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा ये नहीं स्रावित किया जाता है। वैसोप्रेसिन, थायराइड उत्तेजक हार्मोन्स और प्रोलैक्टिन ये पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित होते हैं। रक्त में शर्करा यानी शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो शुगर के स्तर में वृद्धि का पता ये आपको अग्नाशय द्वारा ही पता चलता है। किसके द्वारा? अग्नाशय द्वारा ही पता चलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। लैंगरहैंस के आइलेट्स, जो लैंगरहैंस के आइलेट्स होते हैं, किस मानव अंग में पाए जाते हैं? तो लैंगरहैंस के आइलेट्स ये अग्नाशय में पाए जाते हैं, ग्रंथि में। जो अग्नाशय ग्रंथि होती है उसमें लैंगरहैंस के आइलेट्स पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है? तो कौन सा विकल्प है जो पाचक एंजाइम नहीं है? तो वो सुपर ऑक्साइड डिस्यूटेज ये होता है पाचक एंजाइम, ये नहीं है। एमाइलेज एंजाइम है पाचक एंजाइम, प्रोटीएस एंजाइम और लाइपेज एंजाइम जो पाचक एंजाइम है। पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है? तो कौन सा एसिड स्रावित होता है? वो हाइड्रोक्लोरिक होता है, HCl। हाइड्रोक्लोरिक HCl जो होता है वो कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से स्रावित होता है। कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो कौन सा अंग है जो एक ग्रंथि नहीं है? पित्ताशय एक ग्रंथि नहीं है। कौन नहीं है? पित्ताशय एक ग्रंथि नहीं है आपकी। जिगर एक ग्रंथि है, अधिवृक्क एक ग्रंथि है और पीयूष यानी पिट्यूटरी एक ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वही हुआ, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन। इंसुलिन की हार्मोन्स की खोज किसने की और इंसुलिन हार्मोन्स खोज के लिए किसने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसको सम्मानित किया गया? तो वो फ्रेडरिक बेंटिंग, जो फ्रेडरिक बेंटिंग होते हैं, इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हाँ, यही कारण है कि जब सूरज की रोशनी तेज पड़ती है हमारे चेहरे पर, हमारे शरीर पर, तो हमारी त्वचा सांवली पड़ जाती है। तो वो किसकी उपस्थिति के कारण? वो मेलानिन की उपस्थिति के कारण होता है। मेलानिन उपस्थिति के कारण ये होता है। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि कैसी होती है? तो मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि ये मस्तिष्क में उपस्थित होती है। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि मस्तिष्क में उपस्थित होती है।
मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन्स दोनों स्रावित करती हैं। तो हमारे शरीर की ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो एंजाइम भी और हार्मोन्स दोनों स्रावित करती हैं? तो वो है आपकी ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि, जो पाचक ग्रंथि होती है, ये एंजाइम और हार्मोन्स दोनों स्रावित करती हैं। मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइसोलेट कहाँ पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में जो लैंगरहैंस होते हैं, वो अग्नाशय लैंगरहैंस के आइसोलेट अग्नाशय में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, अग्नाशय। निम्न में से मानव शरीर में अग्नाशय किसका एक भाग है? तो अग्नाशय किसका भाग है? तो वो आपका पाचन तंत्र जो होता है, पाचन तंत्र का ही मानव का शरीर का अग्नाशय भाग है, पाचन तंत्र। निम्न में से कौन सा हार्मोन्स थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन स्रावित होता है, थाइमोसिन स्रावित होता है, थाइमोसिन स्रावित नहीं होता है, कैल्सिटोनिन स्रावित होता है, ट्राइआयोडो थायरोनिन स्रावित होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, थाइमोसिन स्रावित नहीं होता है। कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? तो ऐसी हमारे शरीर की कौन सी ग्रंथि है जो यौवन तक सक्रिय रहती है? तो वो है आपकी थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि हमारे शरीर की यौवन तक सक्रिय रहती है। HDH व ADH का पूरा नाम क्या है? तो ADH का फुल फॉर्म या पूरा नाम क्या है? तो वो है आपका एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स। ए से एंटी, डी से डाईयूरेटिक, एच से हार्मोन्स। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित, जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी स्रावित होता है। तो अम्ल किसकी एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है? तो वो है पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को। जो जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। आमाशय रस में पाया जाने वाला एंजाइम होता है, तो कौन सा एंजाइम होता है जो आमाशय रस में पाया जाता है? तो वो पेप्सिन एंजाइम होता है जो आमाशय रस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेप्सिन किसमें स्रावित होने वाला एक एंजाइम है? तो पेप्सिन आमाशय में स्रावित होने वाला एक एंजाइम है। इसमें आमाशय में स्रावित होने वाला एक एंजाइम है पेप्सिन। निम्न में से कौन सा हार्मोन्स युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो बदलाव लाता है? तो टेस्टोस्टेरोन, जो अभी हम बता चुके हैं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स युवावस्था के समय लड़कों को दिखाई देने वाली जो उपस्थिति होती है उनकी, वो बदलाव कर देता है। यौवनारंभ के दौरान स्वेद ग्रंथियों और वसा ग्रंथियों में स्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियों से इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है? तो इन ग्रंथियों से कौन सा तत्व स्रावित होता है? तो स्वेद और ताल जो होता है, स्वेद और तेल, इनसे जितने तत्व स्रावित होते हैं, स्वेद और तेल से। महिलाओं में मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजेन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो महिलाओं में
मादा हार्मोन्स यानी एस्ट्रोजेन तो किसके द्वारा स्रावित हो जाएगा? वो आंसर हो जाएगा आपका अंडाशय। जो महिलाओं में मादा हार्मोन्स में एस्ट्रोजन जो होता है अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। एंजाइम नहीं है तो इन 4 विकल्पों में से देखना है कि कौन सा एंजाइम नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी इसका पेप्सिन ये एंजाइम नहीं है, वो सॉरी इंसुलिन हार्मोन्स जो होता है ये ये इंसुलिन जो है ये एक हार्मोन्स है। क्या है? हार्मोन है, ये एंजाइम नहीं है। एमाइलेज, पेप्सिन और लाइपेज ये तीनों एंजाइम हैं। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो वो आयोडीन आवश्यक है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है हमें। पुरःस्थ ग्रंथियों से होने वाला स्राव। पुरःस्थ ग्रंथियों से होने वाला स्राव किसमें प्रवेश करता है? तो वो किसमें प्रवेश करता है? ये मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। पुरःस्थ ग्रंथियों से होने वाला स्राव। वृषण में से कौन सा हार्मोन्स मुक्त किया जाता है? तो जो वृषण में से कौन सा हार्मोन्स मुक्त किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन्स मुक्त किया जाता है वृषण से। टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन्स है वो किसमें संश्लेषित होता है? तो वो आपका वृषण में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसकी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है? तो किसकी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है? तो वो हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के तल पर स्थित होती है। मस्तिष्क का जो तल होता है उस पर पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि में से एक पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि में से एक पिट्यूटरी ग्रंथि ये खोपड़ी के अंदर स्थित होती है। कहाँ होती है? खोपड़ी के अंदर स्थित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स बच्चे के जन्म के बाद दूध बढ़ने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? यानी कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? तो वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है जो उत्तेजित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। डेली क्लास लेते रहिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और क्लास को शेयर करें। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास हैं। ओके। और जिसको समझ में ना आए वो कमेंट कर सकता है। उसको आंसर मिलेगा तुरंत।